Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। एमकॉम सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने कुछ उसके क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम हमारी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारे लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले जो डेफिनेशन है एग्रीगेट टर्नओवर, नाम से ही हमें पता चलता है जो भी हमने पूरे साल दरमियान जो भी एक्टिविटीज़ की है वो सभी का टोटल। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज पर्टेनिंग टू इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट एक्टिविटीज़। मतलब पूरे साल दरमियान हमने जो भी टैक्सेबल सप्लाईज हो, मतलब जो भी टैक्सेबल प्रोडक्ट्स हो, उन सभी का इंट्रास्टेट मतलब एक शहर के अंदर, एक राज्य के अंदर, या फिर इंटरस्टेट सप्लाई मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो भी एक्टिविटीज़ की हो वो सभी का टोटल। सेकेंड, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज मतलब जो भी एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर 0% GST लगता है वो सभी एक्टिविटीज़ को भी हमें एग्रीगेट टर्नओवर में कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज बोथ मतलब हमने फॉरेन में दूसरे देश में भी हमने कोई भी एक्टिविटी की हो, ट्रांजैक्शन किया हो, गुड्स एंड सर्विस बेची हो, तो उसका भी हमें टोटल टर्नओवर में कैलकुलेशन करना है। तो इन तीनों का हम प्लस करेंगे तो हमें एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाएगा। नेक्स्ट, aggregate turnover is required to be computed on permanent account number India basis for the person having the same permanent account number. It includes value of stock transfers और ब्रांच ट्रांसफ़र मतलब एक ही पान नंबर के अंदर हमने जो भी एक्टिविटीज़ की हो वो सभी का हम कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, क्योंकि जो भी पर्सन टैक्स पे करेगा वो सेम परमानेंट अकाउंट नंबर से करेगा, तो उसके जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उन सभी का टोटल हमें करना है सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर। एंड इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ स्टॉक ट्रांसफर्स एंड ब्रांच ट्रांसफ़र मतलब जो भी स्टॉक बचा हो एनुअल मतलब साल के अंत में, तो उसका भी हमें कैलकुलेशन कर देना है, ब्रांच ट्रांसफ़र हो या फिर स्टॉक ट्रांसफर्स हो। हावेवर इट डज नॉट इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस मतलब जब रिवर्स चार्ज बेसिस हो, रिवर्स चार्ज बेसिस की डेफिनेशन भी आगे आएगी, तो वहाँ पर जो हमने इनवर्ड सप्लाई किया है मतलब परचेस किया है तो उसकी वैल्यू हम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट, CGST, SGST, UTGST, IGST एंड GST कंपेंसेशन सेसिस, तो ये सभी जो टैक्सेस है वो हम टर्नओवर के अंदर एग्रीगेट नहीं करेंगे, मतलब हमारी जो भी प्रोडक्ट्स की प्राइस होगी उसके अंदर से हम GST निकाल देंगे। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन, बिजनेस। बिजनेस में हम क्या इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज़ फॉर अ पेक्यूनरी बेनिफिट मतलब हम पूरे साल दरमियान जो भी एक्टिविटी करते हैं, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, धंधो, व्यवसाय, कुछ भी, वो चाहे पेक्यूनरी बेनिफिट मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट, वो नाणाकीय लाभ के लिए हो या ना हो, वो सभी को हम इंक्लूड करेंगे बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और एंसिलियरी टू ए अबव
हम पूरे साल के दरमियान हमारे मेन जो बिजनेस है उसके अलावा कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, वो गौण हो, दैट इज एंसिलरी, तो उसको भी हम ऊपर ए अबव मतलब ऊपर की जो एक्टिविटी होगी उसमें ऐड कर देंगे। फिर इंसिडेंटल मतलब प्रासंगिक हो, मतलब कुछ टाइम के लिए ही हो या फिर आकस्मिक हो, तो उसको भी हम ऊपर के बिजनेस में ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबव वेदर और नॉट there is volume, frequency, continuity or regularity of such transactions। मतलब हम पूरे साल दरमियान जो एक्टिविटी कर रहे हैं ऊपर ए में जो दर्शाई हुई है, तो उसके अंदर कुछ भी वो कंटिन्यू हो या फिर रेगुलर हो या ना हो, उसका जो वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यू हो या ना हो, तो उसको भी हम ऊपर के जो हमने बिजनेस में बताए हुए वो सभी एक्टिविटी के अंदर प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल असेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। मतलब कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए या फिर बंद करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई होता है या फिर हम परचेस करते हैं, उन सभी को हम बिजनेस एक्टिविटी में प्लस कर देंगे, कोई भी बिजनेस शुरू करते वक्त या फिर बंद करते वक्त। नेक्स्ट, प्रोविज़न बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी in bracket for a subscription or any other consideration of the facilities or benefits to its members। मतलब कोई भी क्लब, एसोसिएशन या फिर सोसाइटी को हम बोल सकते हैं मंडली, तो ऐसी कोई भी बॉडी हो कि जो अपने मेंबर्स को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हो, कोई भी लाभ दे रही हो, तो वो सभी जो एक्टिविटी। नेक्स्ट, एडमिशन for a consideration of persons to any premises, service supplied by person as the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or vocation। मतलब जब भी कोई भी कंसिडरेशन के लिए कुछ पर्सन का एडमिशन हो तो वो भी बिजनेस में काउंट होगा। एंड सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन मतलब कोई भी पर्सन जो हो वो अपने प्रोफेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ट्रेड के लिए तो कोई भी सर्विस दे रहा हो अपने बिजनेस के लिए, तो वो सर्विसेज भी बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगी, बिजनेस एक्टिविटी में काउंट होगी। नेक्स्ट, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडर taken by the central government, a state government or any local authority in which they are engaged as publicly। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे कि जो पब्लिकली सोसाइटी से रिलेटेड हो, पब्लिक के रिलेटेड हो, तो वो सभी सर्विसेज, वो सभी एक्टिविटीज़ हम बिजनेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा जा चुका है। प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या होगा? फर्स्ट, अ प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस is ordinarily carried on and includes a warehouse, a godown or any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or services or both। मतलब बिजनेस की ऐसी जगह कि जहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो अपना सप्लाईज है, अपनी प्रोडक्ट्स है वो स्टोर कर रहा हो या फिर अपना कोई भी डिसीजन जिस जगह से ले रहा हो वो प्लेस, तो वो प्लेस को कहा जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस। वेयरहाउस, गोडाउन या फिर कोई भी ऑफिस हो
जो गुड्स एंड सर्विसेज या फिर दोनों के लिए कंसीडर हो रही हो, तो वो जगह को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस, कि जहाँ से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब वो लोकेशन कि जहाँ पर टैक्सेबल पर्सन अपने अकाउंटेंसी के बुक्स मेंटेन कर रहा हो, तो वो प्लेस भी माना जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस, चाहे वो अपना बिजनेस कहीं और कर रहा हो और अकाउंट कहीं और जगह पे लिख रहा हो, तो वो दोनों जगह कहलाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, मतलब जो टैक्सेबल पर्सन है उसकी जगह पे कोई एजेंट हो जो बिजनेस चला रहा हो, तो वो जो लोकेशन होगा व्हाटएवर नेम से जाना जाता हो, तो वो लोकेशन को भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस में कंसीडर करेंगे, इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, गुड्स। गुड्स मतलब माल, कि जिसका हम परचेज एंड सेलिंग कर रहे हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड securities but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under the contract of supply, मतलब मनी के सिवा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसको हम गुड्स में कंसीडर करेंगे, एंड कोई भी एक्शनेबल क्लेम वाली प्रोडक्ट्स हो या फिर सिक्योरिटीज़ हो, मतलब जिसका हम दावा कर सके, तो उसको भी हम गुड्स में कंसीडर करेंगे। फिर ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब उभी फसल, देन ग्रास मतलब घास, एंड जो भी हमारे पास ज़मीन है उसके अंदर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स हो, आइटम्स हो, वस्तु हो कि जिसका हम सप्लाई दे सके या फिर सप्लाई देने से पहले उसका हम कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो वो सभी चीज़ को हम गुड्स के अंदर इंक्लूड कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन, टैक्सेबल पर्सन। जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल पर्सन। अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, अ पर्सन हु कैरीज ऑन एनी बिजनेस एट एनी प्लेस इन इंडिया and who is registered or required to be registered under the Goods and Service Tax Act, any person who engages in economic activity including trade and commerce is treated as taxable person। मतलब जीएसटी लॉ के अंदर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस इंडिया के अंदर कोई भी जगह पे चला रहा हो, कोई भी जगह पे बिजनेस रन कर रहा हो, तो वो पर्सन चाहे रजिस्टर्ड हो या फिर रजिस्टर होने वाला हो जीएसटी एक्ट के अंदर, तो वो पर्सन को बोला जाएगा टैक्सेबल पर्सन। क्लियर? एंड एनी पर्सन हु एंगेजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कोई भी पर्सन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एंगेज है, तो वो अपना कोई भी ट्रेड या फिर कॉमर्स मतलब वाणिज्य चला रहा हो, तो वो पर्सन भी टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन, पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति। यहाँ पर व्यक्ति हम टैक्सेशन के पर्पज से लेंगे। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, अ लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ट्रस्ट। देन एवरी artificial juridical person, then society as defined under the Societies Registration Act 1860, then a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies, then any body corporate incorporated by or under द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। मतलब ये सभी जो पर्सन है वो हम आगे के सेमेस्टर में देख चुके हैं, वो चाहे कुदरती पर्सन हो या फिर कृत्रिम पर्सन हो, तो वो सभी को हम पर्सन के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लियर? ये सभी हमें पता है।
नेक्स्ट डेफिनेशन सर्विस मतलब सेवा। सर्विस मीन्स एनी थिंग्स अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज बट includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form, currency or denomination to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged। सेवा मतलब गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी के अलावा जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, मतलब माल, पैसा अने सिक्योरिटी मतलब जामीनगिरी, उसके अलावा हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें कि जिसमें हम मनी का कन्वर्जन एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कर सके, मतलब रुपयाना बदलामा આપણે કંઈ પણ સેવા प्राप्त કરી શકીએ, तो वो जो एक्टिविटी होगी उसको हम सर्विस के अंदर इंक्लूड करेंगे। मतलब करेंसी का यूज़ करके हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें कि जिसमें गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी अवेलेबल ना हो। क्लियर? तो उसे हम सर्विस बोलेंगे। नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मतलब क्या होता है? सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज समझना जरूरी है कि जिसमें कोई भी बायर हो, परचेजर हो, तो वो अपना टैक्स किसको देगा? तो बिजनेसमैन को, हम जिससे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, एंड वो परचेजर जो है वो किसको पे करेगा? तो गवर्नमेंट को, तो उसे फॉरवर्ड चार्ज बोला जाएगा। और रिवर्स चार्ज में क्या होगा कि बीच में से बिजनेसमैन जो है वो हट जाएगा और जो परचेजर है वो सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो उसे बोला जाएगा रिवर्स चार्ज। अब हम उसको ईजिली समझते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल चार्ज या फिर उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज, उसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो है रेसिपिएंट या फिर बायर, कोई भी प्रोडक्ट का रेसिपिएंट हो वो किसको टैक्स पे करेगा? तो सप्लायर को, कि जिसके पास से उसने प्रोडक्ट खरीदी है। और सप्लायर जो है वो टैक्स किसको पास आउट करेगा? तो गवर्नमेंट को, सरकार को। क्लियर? तो ये नॉर्मल चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज। अब रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज में क्या होगा कि जो रेसिपिएंट है वो तो प्रोडक्ट परचेज करेगा ही करेगा, तो रेसिपिएंट एंड बायर वो किसको टैक्स पे करेगा? तो सबसे पहले हमने फॉरवर्ड चार्ज में देखा सप्लायर को, और सप्लायर जो है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो अब ये जो सिस्टम है पूरी, वो सिस्टम में से जो सप्लायर है वो बीच में से हट जाएगा। तो यहाँ पर अब जो रेसिपिएंट बचा है वो सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो उसे बोला जाएगा रिवर्स चार्ज। क्लियर? आया समझ में? तो उसकी हम डेफिनेशन देखिए। रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंस्टेड ऑफ द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब जो रेसिपिएंट है वो सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, उसने जो गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज किया है, तो उसे रिवर्स चार्ज बोला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन सप्लाई। सप्लाई मीन्स पुरवठो। सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। टैक्सेबल इवेंट अंडर GST इज सप्लाई ऑफ गुड्स or services or both CGST and SGST or UTGST will be levied on intrastate supplies and IGST will be levied on interstate supplies। तो सप्लाई मतलब क्या होता है? हम जो सप्लाई देख रहे हैं वो टैक्सेशन के पर्पज से देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो कि गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें इंक्लूड हो, तो वो सभी टैक्सेबल सप्लाई हो, तो वो टैक्सेबल सप्लाई ही हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे कि जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है, वो चाहे 0% हो या फिर 28%, मतलब कोई भी, तो वो सभी को हम इंक्लूड करेंगे सप्लाई के अंदर। एंड जो इंट्रास्टेट सप्लाई होता है उसके अंदर हमें पता है कि CGST प्लस SGST या फिर UTGST चार्ज होता है। एंड इंटरस्टेट सप्लाई मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाई में IGST चार्ज होता है। क्लियर?
अब सप्लाई के अंदर हम फर्स्ट देखेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब नील, कि जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, 0%। एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स और विच में बी होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसा सप्लाई कि जहाँ पर टैक्स नहीं लगता हो, मतलब 0% टैक्स, तो वो सप्लाई को बोला जाएगा एग्जम्प्ट सप्लाई। नेक्स्ट कंपोजिट सप्लाई, मतलब संयुक्त पुरवठो, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में आ चुका है। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is प्रिंसिपल सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी गुड्स का हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी रेसिपिएंट को हम सेलिंग कर रहे हैं एज अ सप्लायर, तो वहाँ पर मेन जो हमारा सप्लाई होगा वो कोई भी एक प्रोडक्ट होगी एंड हम उसके साथ कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो दोनों का कंपोजिशन मतलब कंजक्शन वो बोला जाएगा कंपोजिट सप्लाई। कि सपोज हम कोई भी माल हम सेल कर रहे हैं तो उसके साथ जो हम इंश्योरेंस लेते हैं, तो जहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो मेन सप्लाई होगा एंड जो इंश्योरेंस है वो एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर इंश्योरेंस तो है, तो दोनों को हम मर्ज करेंगे तो उसे बोला जाएगा कंपोजिट सप्लाई। हम उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इफ गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विथ इंश्योरेंस, the supply of goods, packing material, transport and insurance is a composite supply and supply of goods is principal supply। मतलब इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं कि हमने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पैकिंग में की हुई है और वो पैकिंग के साथ हम इंश्योरेंस के साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा एंड जो सप्लाई ऑफ गुड्स है मतलब मेन प्रोडक्ट उसे प्रिंसिपल सप्लाई बोला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड मतलब मिश्र। मिक्स्ड सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply। मतलब ऐसा सप्लाई कि जहाँ पर दो या फिर उससे ज़्यादा जो इंडिविजुअल सप्लाईज हो, प्रोडक्ट्स हो, उसको हम एक ही कॉम्बिनेशन में मतलब पैकिंग में हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड सप्लाई। लेकिन यहाँ पर जो कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई, उसमें डिफरेंस क्या है कि कंपोजिट सप्लाई में एक प्रोडक्ट जो होती थी वो मेन प्रोडक्ट होती थी मतलब प्रिंसिपल सप्लाई, एंड दूसरी जो सर्विस होती थी वो कंपोजिट सप्लाई होती थी। लेकिन मतलब कंपोजिट सप्लाई में क्या होता था कि एक जो प्रोडक्ट है मेन सप्लाई, उसके ऊपर दूसरी जो सर्विस है वो डिपेंडेंट है। लेकिन मिक्स्ड सप्लाई में जो भी प्रोडक्ट्स होगी वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। तो ये जो है वो कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई, ये दोनों का मेन डिफरेंस है। मिक्स्ड सप्लाई में क्या होगा कि एक दूसरे पे कोई भी प्रोडक्ट डिपेंडेंट नहीं होगी, वो इंडिविजुअल भी सेलिंग की जाएगी। आई बात समझ में? एंड हम उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अ सप्लाई ऑफ a package consisting of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks and fruit juice when
supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately. अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है कि कैन फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, एरेटेड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूस, इन सभी आइटम्स को हमने एक पैकेट में बांध दिया और फिर सभी के लिए एक सिंगल प्राइस रखी और उसका हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा मिक्स्ड सप्लाई। लेकिन ये सभी जो प्रोडक्ट्स है हम उसको सेपरेटली सेल करें, मतलब स्वीट्स जो है उसको हम अलग से सेल करें उसका सप्लाई, तो वो मिक्स्ड सप्लाई में कंसीडर नहीं होगी। क्लियर? यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसे बोला जाएगा मिक्स्ड सप्लाई। नेक्स्ट डेफिनेशन, टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी means the territory to which the provisions of this act apply. दिस एक्ट मतलब जो जीएसटी एक्ट है वो जो एरिया में, टेरिटरी मतलब प्रदेश, वहाँ पर जीएसटी एक्ट अप्लाई हो तो उसे हम बोलेंगे टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब जहाँ पर जो जीएसटी मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी कोई भी अप्लाई हो तो वो एरिया को हम बोलेंगे टैक्सेबल टेरिटरी। एंड नेक्स्ट, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है कि जो एरिया में टैक्स एक्ट मतलब जीएसटी एक्ट अप्लाई ना होता हो। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी विच इज़ आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब जो टैक्सेबल एरिया है उसके बाहर का एरिया, तो उसे हम बोलेंगे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। देन आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है कि हम कोई भी सप्लाई करते हैं, सेल्स करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन मीन्स द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट, बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब यहाँ पर हिम जो है वो बिजनेसमैन है एंड एजेंट है वो उसके बिहाफ में जो है सेलिंग कर रहा है। तो आउटपुट टैक्स क्या होगा कि जो टैक्सेबल पर्सन है वो कोई भी जीएसटी वाली मतलब टैक्सेबल सप्लाई का सेलिंग कर रहा हो, गुड्स हो या फिर सर्विस हो, तो वो जो सेलिंग कर रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे आउटपुट टैक्स बोलेंगे, चाहे वो टैक्सेबल पर्सन सेल्स करे या फिर उसके बिहाफ में उसका एजेंट सेल्स करे, तो उसे बोला जाएगा आउटपुट टैक्स। लेकिन उसमें एक्सक्लूड है क्या, तो टैक्सेस पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस में अगर कोई भी हमने सेलिंग किया हो तो वो उस पर आउटपुट टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमने जो है बड़ा क्वेश्चन देख लिया है, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में ये 2 मार्क्स में आया था। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड ऑन inward supply of goods or services which are used or intended to be used in the course of or furtherance of business. The allowed short form of input tax credit is ITC. वैसे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार उसका रिवीजन देख लेते। तो जो भी हम बिजनेस के लिए परचेस करते हैं, इनपुट करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे इनपुट टैक्स बोला जाता है, और जो इनपुट टैक्स की हम क्रेडिट लेते हैं तो उसे बोला जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। अब उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन मैन्युफैक्चरर आफ्टर प्रोडक्शन टू पे टोटल टैक्स ₹450 as a tax, but the manufacturer has paid ₹300 tax when he purchased the goods. So now
मैन्युफैक्चरर गेट ₹300 एज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ही हैज़ टू पे रिमेनिंग ₹150 ओनली एज टैक्स। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर है कि जिसने प्रोडक्शन कर दिया तो उसके ऊपर उसको टोटल 450 टैक्स लगता है, लेकिन जब उसने वो प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल परचेस किया था, इनपुट किया था, तब उसने ऑलरेडी ₹300 टैक्स पे कर दिया है। तो अब जो मैन्युफैक्चरर है उसको कितना टैक्स पे करना होगा, तो 450 में से 300 तो उसने इनपुट टैक्स पे कर दिया है, तो अब उसको सिर्फ ₹150 ही टैक्स पे करना होगा। क्यों? क्योंकि 450 टैक्स वो पे कर देगा, लेकिन उसमें से जो 300 है इनपुट टैक्स वो उसको क्रेडिट मिल जाएगी, तो ऐसे उसको 150 टैक्स पे करना होगा। क्लियर? अब सिलेबस के हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी में पिछले सालों में पूछे जा चुके छोटे क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, फॉर टैक्सेस विच यूज्ड टू बी लेविएड एंड कलेक्टेड प्रीवियसली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती थी उसमें से कोई भी 4 टैक्सेस के नाम हमें बताने हैं। तो ये हमने आगे क्वेश्चन देखा हुआ है। तो सेंट्रल लेवल के इनडायरेक्ट टैक्सेस है, फर्स्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेकंड सर्विस टैक्स, थर्ड कस्टम ड्यूटी, फोर्थ स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम दैट इज SAD। अगर किसी को ये 4 नाम के अलावा कोई और नाम लिखने हो तो ये भी हमारे पास पूरी लिस्ट है। ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सिक्स्थ एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज दैट इज गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस, देन सेवेंथ एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम्स ऑफ कॉमनली known as CVD, then central surcharges and cesses as far as they relate to supply of goods and services। क्लियर? तो इनमें से कोई भी 4 टैक्स हमें लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टैक्सेस which used to be levied and collected by the state governments। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती थी उसका हमें कोई भी 3 टैक्स के नाम बताने हैं। फर्स्ट सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेकंड वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वैट, देन एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, देन एंटरटेनमेंट टैक्स एंड अम्यूजमेंट टैक्स, देन टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, देन परचेज टैक्स, 8 नंबर में टैक्स ऑन कैजुअल इनकम लाइक लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, देन स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये कोई भी स्टेट लेवल के इनडायरेक्ट जो पहले लेते थे उनमें से कोई भी 3 नाम हमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमोडिटीज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी में जो कमोडिटीज़ मतलब प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं की है वो हमें बताना है। तो सबसे पहली जो कमोडिटी है, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब कोई भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट वो जीएसटी के अंदर अभी इंक्लूड नहीं हुई है। नेक्स्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट that is petrol, high speed diesel, natural gas and aviation turbine fuel have temporarily been kept out। मतलब जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तो वो भी अभी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं हुई है। देन फर्दर मोर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन केप्ट आउटसाइड ऑफ जीएसटी। तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी अभी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं हुई है। इनमें से आपको कोई भी 1 या 2 बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायर्ड टर्नओवर फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो उसके लिए कंपल्सरी टर्नओवर कितना है, तो हमें पता है कि
जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाए तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन 1/4/2019 से ये लिमिट बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। तो हम यूनिवर्सिटी में जो आंसर अगर ये आता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम ऐसे ही आंसर लिखेंगे कि 20 लाख और मोर, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से ये लिमिट बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। हम ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए टाइम लिमिट क्या है, तो यह हमने आगे उसके क्वेश्चन में देखा हुआ है। द लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी इज अर्लियर ऑफ द टू। नीचे 2 कंडीशन दी है, उसमें से कोई भी अर्लीस्ट डेट हो तो वो हम कंसिडर करेंगे। बिफोर फाइलिंग ऑफ वैलिड रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस इज रिलेटेड। तो जिस दिन को ये ट्रांजैक्शन हुआ हो उसके साल कंप्लीट होने के बाद अगले साल जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, तब हम सितंबर में रिटर्न फाइल करते हो तो वो डेट, जब प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ है एंड अभी फिनेंशियल ईयर चल रहा है, तो वो फिनेंशियल ईयर में सितंबर में हम अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो वो डेट। एंड नेक्स्ट, बिफोर फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 30, द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज 31 December ऑफ द फॉलोइंग द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। मतलब हम सितंबर में रिटर्न फाइल नहीं करते, हम एनुअल रिटर्न कब फाइल करते हैं, तो दिसंबर में, अगले साल के। तो वो डेट सितंबर महीने में अगर हम करते हैं रिटर्न फाइल, या फिर एनुअल रिटर्न हम फाइल करते हैं लास्ट डेट 31 दिसंबर को, तो ये दोनों में से कोई भी डेट जो पहले हो, अर्लीस्ट डेट, तो वो हम टाइम लिमिट में कंसीडर करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। क्लियर? अब हम लेने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट MCQs। फर्स्ट MCQ, द रजिस्ट्रेशन अंडर GST इज कंपल्सरी फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हुज टर्नओवर इज। अब GST स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना हो तो उनकी लिमिट क्या है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, ₹20 lakhs और मोर। सेकेंड, 15 lakhs और मोर। सी, 50 lakhs और मोर। एंड डी, ₹10 lakhs और मोर। तो हमने आगे ये पढ़ा हुआ है कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो तो उनकी लिमिट 10 लाख है, लेकिन 1/4/2019 से ये लिमिट बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है, इसलिए इसमें ऑप्शन 10 लाख है, लेकिन अगर इस साल आए तो हमें 20 लाख करना है। क्लियर? नेक्स्ट, मैक्सिमम GST रेट इन इंडिया इज। GST टैक्स स्लैब हमें पता है 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो मैक्सिमम रेट कितना हुआ? 28%। तो ये राइट आंसर है डी। देन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द GST। GST में इररिलेवेंट क्या है? ऑप्शन ए, द CGST एक्ट 2017, IGST एक्ट 2017, UTGST एक्ट 2017 एंड नन ऑफ द अबव। ये सभी एक्ट GST के अंदर आते हैं, तो ये सभी रेलेवेंट है। तो आंसर आएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट MCQ, इंटीग्रेटेड टैक्स इज लेविएड ऑन द। इंटीग्रेटेड टैक्स हम कब ले सकते हैं? ऑप्शन ए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेकन बिटवीन 2 states। बी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेकन बिटवीन अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेकन बिटवीन 2 यूनियन टेरिटरीज। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव।
इंटीग्रेटेड टैक्स हम कब ले सकते हैं? तो इंटर स्टेट सप्लाई में। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांजैक्शन हो, या फिर एक राज्य से दूसरे यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शन हो, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शन हो। तो इन सभी केस में इंटीग्रेटेड टैक्स लेविएट होगा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के तीनों। नेक्स्ट एमसीक्यू, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन ऑन। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो सर्टेन कंडीशन पे अलाउड होती है। तो उनमें से कौन सी है? ए सेंट्रल टैक्स, बी स्टेट टैक्स, सी यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम जो जीएसटी पे करते हैं उनमें से सभी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, ये चारों पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टर्म गुड्स डज नॉट इंक्लूड। गुड्स है वो इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता है? ऑप्शन ए मूवेबल प्रॉपर्टी, बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सी मनी एंड डी नन ऑफ द अबव। हमें पता है, हमने गुड्स की डेफिनेशन हमने आगे देखी है कि मनी के अलावा जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो वो सभी गुड्स में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, मनी, वो गुड्स में इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स एप्लीकेबल व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात टू मध्य प्रदेश। जब गुजरात से मध्य प्रदेश में गुड्स का सप्लाई हो तो कौन सा टैक्स अप्लाई होगा? हमें देखकर ही पता चल जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हुआ है तो आईजीएसटी ही आएगा। ऑप्शन ए आईजीएसटी, जो कि हमें पता है, बी एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है आईजीएसटी। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज कंपल्सरी हुज टर्नओवर इज। रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्टेट के लिए कितना कंपलसरी है टर्नओवर? जिसकी लिमिट 20 लाख से कम हो, लेकिन ये लिमिट बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है, ये हमें याद रखना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जो कि करेक्ट है 20 लैक्स और अबव, लेकिन ये लिमिट बढ़ाकर 40 लैक्स कर दी गई है। बी 15 लैक्स, सी 50 लैक्स एंड डी नन ऑफ दी अबव। आंसर हमें पता है 20 लाख से ज़्यादा, लेकिन लिमिट बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। ये एमसीक्यू पिछले साल आया था तो उसका करेक्ट आंसर 20 लैक्स था, लेकिन अब इस साल आए तो उसका करेक्ट आंसर होगा 40 लैक्स। नेक्स्ट, जीएसटी इज पेएबल बेस्ड ऑन। जीएसटी किस पर बेस्ड है? ऑप्शन ए सप्लाई, बी कैश कलेक्टेड, सी ए एंड बी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। जो भी हम सप्लाई करते हैं और उसका हमें जितना पेमेंट मिलता है, मतलब जितना भी उसका प्राइस है वो हमें रिसीव होता है, उन सभी पर जो है टैक्स अप्लाई होता है। तो ऑप्शन आएगा सी, ए एंड बी बोथ। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.